नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत बाजपेयी, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं वहां से जहां पर हमने इसको छोड़ दिया था कल की क्लास में। और सिंधु घाटी सभ्यता की सीरीज में आज ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा। बाकी जो नोट्स हैं इससे जुड़े हुए वो नोट्स मैं वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, वो नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आप लोगों को सेंड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अन्य विशेषताएं हैं उन पर इतिहासकारों की क्या राय है। इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और हम आज सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त भी करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता की तरफ प्रस्थान भी करेंगे। सारा काम आज होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपनी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, इस टॉपिक को इसके जो 2 वीडियोस और बन चुके हैं उनको देखने के लिए आप लोग हिस्ट्री स्पेशल बैच को रेफर कीजिए, वहां से जानकारी मिल जाएगी आपको। मैं इसके पहले जो पढ़ा चुका हूं एक हल्का सा उसका आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले मैंने इसमें बात किया था कि इस सभ्यता की खोज हुई किस तरीके से, डिस्कवरी, खोज किस तरीके से हुई थी सिंधु सभ्यता की, इसकी बात की थी मैंने आपसे। फिर कुछ कॉमन फीचर्स की बात की थी और इसी के अंदर में फिर मैंने आप लोगों से चर्चा किया था टाउन प्लानिंग के बारे में। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसी थी, इसकी बात की थी आप लोगों से। और इसके साथ में मैंने आप लोगों से बात किया था कि सिंधु सभ्यता के अंदर में रिलीजन कैसा था, धर्म कैसा था, यहां का सोसाइटी कैसी थी। और इसके साथ में हमारी एक और चर्चा हुई थी और वो चर्चा किस बात को लेकर के हुई थी कि इस सभ्यता का उदय और अंत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इससे जुड़ा हुआ राइज एंड फॉल, इसकी बात भी हम लोगों ने की थी। तो आज इकोनॉमी वगैरह की बात करेंगे, कुछ मेजर टाउन्स की बात करेंगे, कुछ मिसलेनियस फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जैसे अभी तक डिक्टेट भी कर रहा था कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कि सिर्फ डिस्कशन कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जिस लेवल पर यहां पर इस क्लास में कई सारे एक्सपीरियंस्ड बच्चे भी होंगे और कई सारे फ्रेशर्स भी होंगे, तो फ्रेशर्स को यही नहीं समझ आता कि यार इससे नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम के लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा टारगेट है बेसिक से एडवांस तक चीजों को कवर करना, इसीलिए आप लोग लगातार वॉच करते हैं कि मैं बाइलिंगुअल बोलता भी रहता हूं और पीडीएफ में नोट्स भी आपको सेंड करवाता रहता हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। और सिंधु घाटी सभ्यता में इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, आज जरा बात करेंगे इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की हम लोग आज बात करेंगे। यहां पे इकोनॉमी की बात करें तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर।
एक तो है एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, और दूसरा है ट्रेड, दैट इज व्यापार। ठीक है भाई, ये दो चीजें इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, दो चीजें। फाइन। अच्छा भाई, खेती की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो गेहूं, चावल, ये सब था यहां पर, ये लोग उगाते थे। एग्रीकल्चर में एक और चीज है कॉटन। जी हाँ, कॉटन की भी खेती करते थे ये लोग। और कॉटन को ये लोग पता क्या कहते थे? ये लोग कॉटन को सिंडन कहते थे। अरे सिंधु नदी, सिंधु से सिंडन। कॉटन का हमें एविडेंस मिला है, कालीबंगा से एक बर्तन मिला है, उस मर्तबान के ऊपर में जो है धागा चिपका मिला है कॉटन का। इतने सालों बाद भी प्रिजर्व रहा वो। जमीन के अंदर दब गया, नमी मिली ना, उसको नमी मिली ना उसको हवा मिली, तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। ऑक्सीडाइज जब होगा नहीं, उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो बचा रह गया। मिला हमको उसका प्रमाण। अच्छा भाई, और भी फसलें हैं यहाँ पे, जौ वगैरह भी उगाते थे ये लोग। अच्छा भाई, व्यापार करते हैं। अब हम जरा बात करते हैं कि ये लोग कौन कौन सी मेटल्स को जानते हैं, कौन कौन सी धातुओं को ये लोग जानते थे। तो ये लोग गोल्ड जानते थे, गोल्ड का व्यापार भी करते थे, जी हां। और सिल्वर का सबसे पहला यूज दुनिया में, पूरी दुनिया में चांदी का सबसे पहला प्रयोग किन लोगों ने किया? सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा भाई, ये लोग कॉपर तो जानते ही थे, ठीक है। मैं ब्रॉन्ज के बारे में भी बता चुका हूं। ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। अच्छा भाई, ये कुछ मेजर मेटल्स हैं जिनके बारे में ये लोग जानकारी रखते हैं। एक बात मैं और जोड़ता हूं आप लोगों के लिए, और वो चीज है, ये लोग आयरन नहीं जानते थे। जी हां, इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, आयरन की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ये एक खास बात है, यहां पे ध्यान रखिएगा। दे वर नॉट अवेयर अबाउट यूज ऑफ आयरन। चलिए, इकोनॉमी की कुछ मेजर बातें हो गई है, कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूं, फिर मैं इकोनॉमी में और बातें करता हूं, ठीक है। आप लोग बोर्ड पर देख लेंगे तो आपको नोट्स बनाने में हेल्प रहेगी। शुरू करें? लिखिएगा इकोनॉमी, हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमी में लिखिए इकोनॉमी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज वेरी डेवलप्ड। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित थी। इकोनॉमी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज वेरी डेवलप्ड। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित थी। आगे लिखिए, मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार थे। मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार थे। मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार थे, ठीक है, कृषि और व्यापार थे। आगे लिखिए, दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन अक्रॉस द वर्ल्ड। संपूर्ण विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले ये पहले लोग थे। दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन अक्रॉस द वर्ल्ड। संपूर्ण विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले ये पहले लोग थे। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन अक्रॉस द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। They were not aware about use of iron। बोर्ड पर देख लेंगे बच्चों, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर में। इन्हें लोहे के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। They were not aware about use of iron। लोहे के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। आगे लिखिए, They were first to use silver across the world। संपूर्ण विश्व में, हिंदी में लिखिए, संपूर्ण विश्व में
चांदी का प्रयोग करने वाले ये पहले लोग थे संपूर्ण विश्व में। चांदी का प्रयोग करने वाले ये सबसे पहले लोग थे। इंग्लिश वाले भी सुन लें, दे वर फर्स्ट टू यूज सिल्वर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे। मेजर मेटल्स यूज्ड बाय पीपल ऑफ इंडस, सिंधु के लोगों के द्वारा प्रयोग की गई प्रमुख धातुएं। मेजर मेटल्स यूज्ड बाय पीपल ऑफ इंडस, सिंधु के लोगों के द्वारा प्रयोग की गई प्रमुख धातुएं। लिखो भाई, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये मेजर मेटल्स हैं जिनका इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है भाई, लिखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज। हो गया भाई सभी का, बढ़े आगे, चलिए। ठीक है भाई, थैंक यू। चलो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इकोनॉमी में, ओके, और फिर आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। और अगला मुद्दा है इसमें इकोनॉमी के अंदर में इनकी मेजर रॉ मटेरियल्स, मेजर रॉ मटेरियल्स, प्रमुख कच्चा माल। ठीक है, प्रमुख कच्चा माल क्या था जो इन लोगों ने प्रयोग किया? देखो भाई, प्रमुख कच्चा माल था टेराकोटा, ठीक है, दैट इज पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी, और इसके अलावा स्टेटाइट, हिंदी में क्या कहते हैं? सेल खड़ी, हिंदी में क्या कहते हैं? सेल खड़ी। ठीक है भाई, अब टेराकोटा की कहानी क्या है? टेराकोटा, अरे कच्ची मिट्टी को आग में पका लिया, पकी मिट्टी, समझ गया? ऐसे टेंशन नहीं लेने का। ओके, टेराकोटा, तो टेराकोटा का ये लोग प्रमुख इस्तेमाल कहां करते थे? इसका प्रयोग कहां करते थे? यूज क्या था इसका? इसका यूज करते थे ये लोग मूर्तियां बनाने में। किसमें इसका प्रयोग करते थे? मूर्तियां बनाने में। और सेलखड़ी, सेलखड़ी स्टेटाइट का जो लोग यूज कहां करते थे बच्चों? मुहरे बनाने में, मुहरे बनाने में। ठीक है भाई, सील्स, मुहरे बनाने में इसका प्रयोग करते थे। अब मुहरे क्या है? सिंधु सभ्यता के लोगों ने व्यापार में या आइडेंटिफिकेशन के लिए मुहरों का प्रयोग किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मुहरों की। अरे सेलखड़ी मुलायम पत्थर होता है, सोप स्टोन होता है, ठीक है, इसके ऊपर में आप मान लो चौकोर टाइप का, जैसे डक्स्टर है, तो अब मान लो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको मान लो मुहर बना दिया, ठीक है, काट पीट करके। तो अब कुछ मुहरें इसमें कैसी हैं? चलो यहां बता देता हूं। कुछ मुहरें इनकी रेक्टेंगल हैं। कैसी हैं? कुछ मुहरें रेक्टेंगल में हैं, कुछ मुहरें इनकी वर्गाकार हैं, कुछ मुहरें इनकी गोल हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन मुहरों के ऊपर में कुछ मुहरों पर पशु बने हैं, कुछ जो हम मुहरे हैं उस पर कुछ लिखा भी है और पशु भी बने हैं। तो मतलब मुहरों का अलग अलग प्रयोग होता होगा। इतिहासकारों का ये अनुमान है कि इन मुहरों का इस्तेमाल ये लोग व्यापार वगैरह में भी करते होंगे, क्योंकि भाई उस समय कोई नोट वगैरह तो आ नहीं गए थे, सिक्के वगैरह तो आ नहीं गए थे भाई। सिक्के वगैरह तो बहुत बाद में मिलेंगे हम लोगों को। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर में सिक्कों का जो इतिहास है, ठीक है, तो सिक्कों का इतिहास हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं मौर्यन पीरियड से, जहां पर आहत सिक्के हमको देखने को मिलते हैं, पंच्ड मार्क कॉइन्स देखने को मिलते हैं कि धातु को गला लिया और ठप्पा ठंडा करके उसके ऊपर
थप्पा मार दिया, जी राजा की मुहर लग गई, खत्म कहानी। और सोने के सिक्के तो और बाद में आए, विदेशी लेकर के आए, यूनान से निकल करके आए सोने के सिक्के। पूरी दुनिया के अंदर इवन गोल्ड कॉइन्स का जो चलन है, ठीक है, वो ग्रीक लोगों की देन है, यूनान के लोगों की देन है। वो हमारे यहां भी वही लोग लेकर के आए थे, इंडो ग्रीक्स। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सारी कहानी, टेंशन किस बात की है। अच्छा भाई चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई इकोनॉमी के बारे में। और एक बात मैं और बता दूं, इन लोगों को मेजरमेंट की जानकारी थी। जी हां, इन लोगों को माप तौल की जानकारी थी। मेजरमेंट की जानकारी थी इन लोगों को, माप तौल की जानकारी थी इन लोगों को, ठीक है। और इसकी तस्दीक कैसे होती है? इसकी तस्दीक होती है कि कुछ ऐसे पत्थर मिले जिनके ऊपर में कुछ निशान बने हैं। एक छड़ी मिली है, उस छड़ी के ऊपर में निश्चित दूरी पर मार्क बने हैं। आप ऐसे देखो, यहाँ पे मान लो ये छड़ी है और इस छड़ी पर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे मार्क बने हुए हैं निश्चित दूरी पर। तो ये दिखाता है कि इस छड़ी का इस्तेमाल जो है कुछ मापने वापने में किया जाता होगा। और जब सीधी सी बात है, थोड़ा हम लोग भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था इतनी विकसित है तो बहुत जाहिर सी बात है कि तौलने, वेट वगैरह का सिस्टम वो जानते होंगे, ठीक है। फटाफट लिखो ये 2 पॉइंट्स, फिर आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। लिखिए, लिखिएगा, मेजर रॉ मटेरियल्स वर, मेजर रॉ मटेरियल्स वर, मेजर रॉ मटेरियल्स वर टेराकोटा एंड स्टेटाइट। प्रमुख कच्चा माल, प्रमुख कच्चा माल पक्की मिट्टी और सेलखड़ी थे। मेजर रॉ मटेरियल्स वर स्टेटाइट एंड टेराकोटा। चलिए आगे लिखिए। स्टेटाइट वाज, सॉरी, टेराकोटा वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ आइडोल्स। पक्की मिट्टी का प्रयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता था। पक्की मिट्टी का प्रयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता था, ठीक है। आगे लिखिए। स्टेटाइट वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सील्स। स्टेटाइट वाज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सील्स। सेलखड़ी का प्रयोग, सेलखड़ी का प्रयोग मुहूरें बनाने में किया जाता था। सेलखड़ी का प्रयोग मुहूरें बनाने में किया जाता था। हो गया, आगे लिखिए। दे वर ऑल्सो अवेयर अबाउट, दे वर ऑल्सो अवेयर अबाउट मेजरमेंट। देखना है स्क्रीन पर, इन्हें माप तौल की जानकारी थी। दे वर ऑल्सो अवेयर अबाउट मेजरमेंट, इन्हें माप तौल की जानकारी थी, ठीक है। फाइन, बढ़िया, आगे चलते हैं। और कुछ जो है मेजर साइट्स की जरा बात कर लें, जरा उनको रिव्यू कर लें, प्रमुख जो स्थल हैं, ठीक है। और कुछ मुद्दे मैं एक्सपेंशन के बता दूं सभ्यता के बारे में। चलिए जरा स्क्रीन पर देखिएगा। मेजर साइट्स, हिंदी में बोले तो प्रमुख स्थल, ओके। और प्रमुख स्थल जानने के पहले हम लोग सिंधु सभ्यता का जरा विस्तार देख लेते हैं। आप इंग्लिश में बोले तो एक्सपेंशन। फाइन, ठीक है भाई। चलिए अब जरा देखिएगा इसको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा भाई, इनका जो ज्यादा विस्तार है
वो है नॉर्थ वेस्ट में। मैक्सिमम जो विस्तार है सिंधु सभ्यता का वो कहां पर है? पश्चिमोत्तर में। और नॉर्थ में इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है मांडा। कहां पर है मांडा? जम्मू कश्मीर। साउथ में जो मेजर साइट है दैट इज दायमाबाद। ठीक है, और दायमाबाद कहां पर है? दिख रहा है ना भाई, गायब तो नहीं हो गया? ओके, महाराष्ट्र। ईस्ट में हमारा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। और वेस्ट में कब्जा कर लिया क्या इस जगह पर? हाँ भाई बताओ। सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। और बताओ भाई सुतकांगेडोर कहां पर है? लगाओ दिमाग। सुतकांगेडोर है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। आ रही बात समझ में? तो भाई स्क्रीन पर देख लो सारे के सारे बहुत ध्यान से। ये हैं इसके 4 प्रमुख बिंदु, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ वाले। आई बात समझ में? ये 4 इसका एक्सपेंशन दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैंने फ्रेम खाली कर दिया है, वीडियो अपना पॉज करके आप लोग जो है इसको पेन डाउन कर लेना एज इट इज। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आपको मेजर साइट्स की तरफ। जरा एक बात पर और ध्यान दे लेना कि अगर आपसे कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता का अधिकतम विस्तार किस दिशा में था, तो आपका जवाब क्या होगा? पश्चिमोत्तर। क्या जवाब होगा आपका? पश्चिमोत्तर, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, पश्चिमोत्तर। चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। फ्रेम खाली कर दिया है मैंने, बहुत आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। मेजर साइट्स में मैं लेकर के चलता हूं आपको सबसे पहले हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921। और मुख्य रूप से इसकी खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। मेजर। अच्छा भाई, हड़प्पा में नदी कौन सी है? नदी है रावी। सिंधु की सहायक रावी के किनारे है। वर्तमान लोकेशन कहां पर है इसका? पंजाब। लेकिन कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब। आ रही बात समझ में? अच्छा भाई, हड़प्पा से जो मेजर साइट है वो मेजर साइट है, यहां से ग्रेनरी मिले हैं लेकिन एक नहीं मिला। जैसे मोहनजोदारो में क्या है ना, एक पूरा अन्नागार मिला है। यहां पर क्या है? हड़प्पा में क्या है? 6 ग्रेनरीज इन 2 rows each। मतलब कि 6 into 12 मतलब 12। ग्रेनरी का मतलब हिंदी में हो गया अन्नागार। ठीक है भाई, अन्नागार। यहां पर क्या है कि 6 अन्नागार मिले हैं। अब 2 लाइनों में है, एक तरफ 6 फिर एक तरफ 6 ऐसे। अब बताता हूं मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज। मोहनजोदारो के अंदर भी एक अन्नागार मिला है, वहां भी एक ग्रेनरी मिला है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर जो ये 6 ग्रेनरीज मिले हैं इनका टोटल एरिया और जो मोहनजोदारो में मिला है उसका एरिया दोनों बराबर है। और ये इस बात को दिखाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने मेजरमेंट के ऊपर कितना तगड़ा ध्यान दिया होगा। और जरा याद कीजिएगा, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको इस बारे में बताया था
किस बारे में? मेजरमेंट के बारे में। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों का जो एरिया है बराबर है, ये इस बात को शो करता है कि, और ये इस बात को भी दिखाता है कि इनका प्रशासन कितना शानदार रहा होगा, जो कि हर एक चीज पर ध्यान दे रहा था। और भाग्य का खेल देखिए कि इनका वो विकसित ज्ञान हमारे पूर्वजों को मिले ही नहीं। ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है। ओके चलिए भाई, तो यहां तक मैंने हड़प्पा की बात कर दी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ढेरों जगह खोजी गई हैं, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, वहां भी ढेरों जगह लिखी हैं। नदी का नाम लिखा है, खोजकर्ता का नाम लिखा है, रटने मत बैठ जाना, सब वो मन की शांति के लिए है डेटा। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं वो 3-4 ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा और मोहनजोदारो। उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन लोथल से कभी कभी निकलते हैं। धौलावीरा का पेट क्वेश्चन है एकदम उसका, जो मैंने बता ही दिया था। धौलावीरा का एक और क्वेश्चन है, और वाटर रिजर्वियर मिला है वहां से, धौलावीरा से बता दूंगा मैं, अलग से लिखवा दूंगा उसको। लोथल के कुछ और पॉइंट्स है, बता दूंगा उनको भी। इसके अलावा कालीबंगन है, दैट्स इट। इसके आगे आपको हवाई होने की जरूरत नहीं है। इसके आगे सिंपल दिमाग में रखो बेसिक चीज कि कौन सी साइट किस जगह पर है, रोपड़ कहाँ है, बनावली कहाँ पर है, ठीक है, ऐसे प्रश्न, दैट्स इट। और अगर कोई अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है, ना हम तो कर लेंगे, तो फिर आप कर लो, आप कर लो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूं कि बच्चे, एग्जाम निकालना है या ज्ञानी बनना है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। भले मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा टेम्परामेंट वही है कि भाई ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा सीधे बोल लेता है गुरुजी क्या इंपॉर्टेंट नहीं। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा बैरियर तो होता ही है आपके और मेरे कम्युनिकेशन के बीच में, लेकिन मैं वही बातें यहां पर भी बोलूंगा ऑनलाइन में भी जो मैं कहां बोलता हूं ऑफलाइन में, कि एग्जाम निकालना एक आर्ट है, एक कला है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और बहुत ज्ञानी लोगों के एग्जाम ना मैंने जल्दी निकलते हुए नहीं देखे, और जो लोग अपना मस्ती में रहते हैं, काम की चीजों पर उनकी पैनी निगाह होती है, और ज्यादा वो दौड़ नहीं लगाते ज्ञान के चक्कर में, मस्त रहते हैं और एग्जाम निकाल के ले जाते हैं। ओके चलिए भाई, आप हड़प्पा की बात कर दी मैंने आप लोगों से, आगे चलते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा के बाद मैं आपको ले चलता हूं अगली साइट पर, एंड दैट इज और मूवी देख के काम मत करना कि सर मूवी में तो ये दिखाया गया था। मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए देखिए स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में। खोजकर्ता का नाम आर.डी. बैनर्जी। राखालदास बैनर्जी। नदी कौन सी है यहां पर? नदी है सिंधु, इंडस। लोकेशन क्या है इसका? तो पाकिस्तान के अंदर में सिंध पाकिस्तान। मीनिंग ऑफ वर्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है? और मीनिंग ऑफ वर्ड मोहनजोदारो है माउंड ऑफ डेड। मृतकों का टीला। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर ये क्या भयानक नाम इन लोगों ने रख दिया है, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, ये कोई नाम होता है भला?
शांत, गदाधारी भीम शांत। देखिए बात ऐसी है ना यार, अब उन लोगों ने तो जो नाम था भाई उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में जो नाम चला वो उन्होंने रख लिया, और हो सकता है इसके पीछे इस जगह का इतिहास काम कर रहा हो। इतिहास क्या? मोहनजोदारो की जब खुदाई होती है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खुदाई, लंबवत खुदाई, तो उससे यह मालूम चलता है कि मोहनजोदारो जो शहर है ना, वो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसाया गया, 7 बार। और ये इकलौती ऐसी जगह है सिंधु सभ्यता में जहां पर बेतरतीब तरीके से डेड बॉडीज मिली है। मतलब कि ऐसा लगता है कि जब ये शहर खत्म हुआ आखिरी बार, तो यहां भयानक नरसंहार हुआ था इस शहर में। बाकी जगहों पर क्या है कि कब्रिस्तान है, ठीक है, अब बेतरतीब तरीके से नरसंहार या बेतरतीब तरीके से डेड बॉडीज नहीं मिलती हैं, झुंड के झुंड नहीं मिलते जैसे हमको यहां मिले हैं। तो इतिहास, नामकरण, ये सब चीजें परंपरा से, विशेषताओं से निकल के आती है। वही कहानी इसकी, आई बात समझ में? अब जैसे इसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं नदी के आधार पर। अब मान लो हमारी सभ्यता खत्म हो गई, तो हमारी सभ्यता को कल को कोई आता है बोलता है कंप्यूटर की सभ्यता, कि वहां एक उपकरण चलता था कंप्यूटर, कि एक गैजेट चलता था कंप्यूटर नाम का वहां पर, या मोबाइल युगीन सभ्यता। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से मतलब विशेषताओं के आधार पर नाम रखे जाते हैं। अच्छा भाई, तो ये कुछ शुरुआती बातें हो गई। अब कुछ प्रमुख वस्तुएं यहां से प्राप्त हुई हैं, जरा उनकी बात कर दूं मैं आप लोगों से। ऐसे ही कॉपी करना है इसको, इसीलिए मैं यहां कुछ बोल नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही जाएगा। इसकी देखो हिंदी यहां लिख दी है, परेशान मत होना। चलिए, प्रमुख वस्तुएं जो यहां से प्राप्त हुई हैं। मेजर आइटम्स, ठीक है। अब ये मेजर आइटम्स क्या क्या हैं, जरा इनकी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मेजर आइटम्स, ठीक है, जो बता चुका हूं आप लोगों को। शुरुआत वहां से करते हैं। सील ऑफ पशुपति, पशुपति की मुहर, पशुपति की मुहर बता चुका हूं मैं आप लोगों को। यह पॉइंट जब धर्म पढ़ा रहा था। प्रोटोशिवा किसने कहा था, बताओ इसको, किसने कहा था प्रोटोशिवा? लगाओ दिमाग। जॉन मार्शल ने। और जैन धर्म में क्या मानते हैं इनको? ऋषभदेव जी। किन पशुओं से घिरे हुए हैं? कौन से पशु हैं इनके इर्द गिर्द? प्रमुख पशुओं के नाम, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। प्रमुख पशुओं की बात करें तो यहां पर भैंसा, बफेलो, गैंडा, राइनोसोर्स, राइनो, ठीक है भाई। इसके अलावा एलिफेंट, हाथी, इसके अलावा टाइगर, बाघ, ये प्रमुख पशु हैं जो यहां पर इसके इर्द गिर्द मिले हैं, ठीक है भाई। चलिए और आगे लेके चलता हूं मैं आपको। प्रमुख वस्तुओं में मोहनजोदारो की आप सेकंड नंबर पर है डांसिंग गर्ल या आइडोल ऑफ डांसिंग गर्ल।
नर्तकी की मूर्ति। ठीक है भाई, ये मिली है यहां से। इसके अलावा मैं बता चुका हूं आपको पहले, ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। ठीक है, इसकी पूरी विशेषता बताई थी मैंने आपको कि बहुत शानदार इमारत है ये। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात की है किसकी, ग्रेट ग्रेनरी की, वो भी यहीं से मिला है। विशाल अन्नागार। ठीक है भाई, ये स्टेटस है। जो वस्तुएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं कहां से, मोहनजोदारो से। फाइन, चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। देख लेना, एज इट इज लिखना है, इसमें कोई बवाल नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा इसमें डिक्टेट नहीं कर रहा हूं चीजों को। ठीक है भाई, ओके। और इसके बाद चलते हैं जरा लोथल या कालीबंगा, बताओ कहां चले हैं। चलो यार पहले कालीबंगा चलते हैं, पहले राजस्थान घूम के आते हैं। वैसे भी राजस्थान का माहौल जरा गर्म हो रखा है इस समय। ठीक है, चलिए तो थर्ड नंबर पर अपन चलेंगे कालीबंगा। कहां पर है, राजस्थान। ठीक है भाई, अच्छा, कालीबंगा शब्द का मतलब होता है काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। ओके, और कालीबंगा की जो अगली विशेषता की बात करें हम लोग यहां पर, तो यहां से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन वहां से निकलते हैं। ठीक है, एक तो फायर आल्टार्स मिले हैं यहां से, फायर आल्टार दैट इज अग्निकुंड, अग्निकुंड। और प्लग्ड फील्ड, जुता हुआ खेत। अब वो खेत मिला है और उसमें जो है बहुत गहराई से जो है हल की धारियां हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि वो जुताई जानते होंगे खेत की। फाइन भाई, ये हम सब लोग बहुत बढ़िया से, जो ग्रामीण जो गांवों से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत बढ़िया से पता है कि जब हल से जमीन की खुदाई की जाती है, ठीक है, और वो पानी वानी पड़ जाता है, तो कई बार वो एकदम साफ समझ में आता है कि इस खेत की जुताई हुई है। और उसी बीच कुछ ऐसी घटना घटी कि वो चीज जमीन के अंदर दबती हुई चली गई, भूकंप आके कुछ भी हो गया और वो स्ट्रक्चर के निशान वहां पर रह गए, तो वहां से मालूम चला है। और हल भी मिला है, यहां से हल भी मिला है। अब चूंकि हल भी मिला है, इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं, तो बहुत सीधे से जुताई उताई होती होगी वहां पे। अग्निकुंड, इनके बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो है धार्मिक अनुष्ठानों वगैरह में प्रयोग होते हों, काफी हाइट पर जाकर के जो है हवन कुंड टाइप का है, हवन करेंगे टाइप। ठीक है, फायर अल्टार्स मिले। ओके, तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अच्छा, रिवर सिस्टम की बात करें तो घग्गर हाकरा, रिवर सिस्टम घग्गर हाकरा, रंगनाथ राव वगैरह ने यहाँ पे काफी काम किया था। ठीक है भाई, ओके। इनके खोजकर्ता का नाम यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए नहीं ज्यादा मैं चर्चा कर रहा हूं उस बात की। खोजकर्ताओं के नाम अधिक महत्वपूर्ण है हड़प्पा और मोहनजोदारो के। ओके, चलिए आगे चलता हूं मैं। आप कालीबंगा से निकलते हैं और चलते हैं गुजरात। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा।
चलिए भाई आ जाइए आप। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा हो गया, चौथे नंबर पर आ जाओ लोथल। कहां पर है लोथल? गुजरात, ठीक है। अच्छा, रिवर इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है कई बार इसकी रिवर, और ये है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगवा। साबरमती की सहायक है भोगवा, उसके किनारे है ये। अच्छा भाई, लोथल का अर्थ, इंटरेस्टिंग चीज, इसका अर्थ भी क्या होता है? माउंट ऑफ डेड। जी हां, जो मीनिंग किसका था? मोहनजोदारो का। लोग मोहनजोदारो में फंसे रह जाते हैं कि इसका अर्थ है माउंट ऑफ डेड, जबकि इसका मतलब भी होता है माउंट ऑफ डेड गुजराती में। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। और वहां पर वो शब्द है सिंधी भाषा का, सिंधी में मोहनजोदारो, माउंट ऑफ डेड। आगे चलते हैं आप। लोथल जो था, इट वाज पोर्ट सिटी, पत्तन नगर था, बंदरगाह शहर था सिंधु सभ्यता का लोथल, ठीक है। यहां से हमको डॉकयार्ड मिला है, यहां से हमको डॉकयार्ड मिला है। गोदीवाड़ा हमको जो है यहां से प्राप्त हुआ है लोथल से, जहां पर जिसको देख के समझ में आता है कि यहां पर इनकी बड़ी बड़ी नावें रखी जाती होंगी लोथल के अंदर में, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ विशेषताएं हो गई लोथल की। और एक बात और ध्यान रखना, पूरा शहर ही घिरा हुआ है सिटाडेल से, कल बताया था आपको, बोले तो नहीं? याद है ना, पूरा शहर ही दुर्ग से घिरा हुआ है लोथल। ये बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। लोथल से बाहर निकलते हैं और कुछ एक बातें मैं आपको बता दूं धौलावीरा के बारे में फिर से, ठीक है। चलो, धौलावीरा के बारे में एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है, धौलावीरा के बारे में एक बात तो बहुत ऑब्वियस है कि यह पूरा शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3, ठीक है भाई। पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और क्या, ब्रिजटाउन, ठीक है। ये तो बता चुका हूं, कल ही बताया था। अब जरा बात करते हैं ना हम लोग धौलावीरा की कुछ और। यहां से एक डैम, बांध के प्रमाण मिले हैं, जी हां। यहां से हमको सिंचाई के प्रमाण भी मिले हैं, इरिगेशन। और एक बड़ा सा स्टेडियम टाइप का स्ट्रक्चर भी हमको यहां से मिला है। कहां से? धौलावीरा से। स्टेडियम टाइप का स्ट्रक्चर, मैं यहां लिख देता हूं स्टेडियम। और धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। ये कुछ विशेषताएं हैं, डैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सारी चीजों को आप लोग। धौलावीरा के बारे में आप अगर गूगल करें आप तो इसकी इमेज मिल जाएगी आप लोगों को। इवन एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में बाकायदा इसका फोटो है बांध का, कि पूरा पत्थर है, बड़ा गहरा है यार। मैंने फोटो देखी तो उससे अंदाजा हो रहा है कितना गहरा है वो। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और सिंधु सभ्यता के अंदर में जो इसकी कुछ अलग से विशेषताएं हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स है, उनको देखते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। एंड की तरफ आ चुके हैं हम लोग। देखिए, विभिन्न विशेषताएं,
ठीक है, या मिससेलेनियस फीचर्स। शुरू करें। नंबर 1 मेलुहा। क्या है भाई मेलुहा? एक्चुअली जब मैंने टॉपिक को शुरू किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर में वो सिंधु सभ्यता को बुलाते थे मेलुहा नाम से। और जब हम लोगों ने मेसोपोटामिया को स्टडी किया तो उन्होंने जो मेलुहा की डिस्क्रिप्शन दिया था कि भाई पूरब में स्थित है, समंदर है, इन इन चीजों का व्यापार करते हैं, ये वस्तुएं हैं, ये विशेषताएं हैं। मुहरें भी मिली हैं, कुछ सिंधु सभ्यता की मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। मेसोपोटामिया का मतलब कौन सा एरिया हो गया आज का? मेसोपोटामिया का मतलब है आज का इराक वाला क्षेत्र। कौन सा? इराक वाला क्षेत्र। तो उन्होंने सिंधु को क्या बोला है? मेसोपोटामिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ये वर्ड कहां यूज हुआ? मेसोपोटामिया, दैट इज कहां पर? इराक के अंदर में। अच्छा भाई, कुछ और विशेषता देखते हैं जरा। डेड बॉडीज का क्या करते थे? डेड बॉडीज की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो कंप्लीट एंड पार्शियल क्रीमेशन ज्यादा पॉपुलर थे। कंप्लीट एंड पार्शियल क्रीमेशन, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है। कंप्लीट एंड पार्शियल क्रीमेशन। कंप्लीट मतलब पूर्ण, पार्शियल दैट इज आंशिक, और क्रीमेशन दैट इज शवाधान। जरा समझिए, सिंधु सभ्यता के अंदर में जो डेड बॉडीज मिली है ना, उनकी जब स्टडी करते हैं तो ये मालूम चला कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई तो उनकी डेथ होते ही उनको दफना दिया गया, और कुछ लोगों की डेड बॉडीज की स्टडी ये बताती है कि उनको पहले खुले में रखा गया था, ठीक है, और उसके बाद में पहले उनको खुले में रखा गया और उसके बाद फिर उनको दफनाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे मालूम चल गया, ये कैसे मालूम चला? मैं जगह बताता हूं। सबसे पहले तो इसका एविडेंस मिलता है R37 ग्रेवयार्ड, R37 कब्रिस्तान। और ये कहां से मिला है हमको कब्रिस्तान? ये मिला है हड़प्पा से। R37 ग्रेवयार्ड फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। आई बात समझ में? ये चीज है यहां पर। और मालूम कैसे चला? साइंस में चलो, डॉक्टर सालुके मैं मुर्दों से भी बुलवा लेता हूं। उसका डायलॉग मुझे बड़ा पसंद था, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज ना, कि अगर किसी की डेथ हुई और डेथ होने के बाद में उसकी डेड बॉडी को दफना दिया गया, बाहर नहीं रखा गया, तो बॉडी का डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। आप जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो सबसे पहले उसके नाखून और बाल ये गिरते हैं सबसे पहले डिकम्पोजिशन में, और साथ साथ उसका जो पेट है, ये जो स्टमक का हिस्सा है, ये पूरा गल जाता है। एसिड की वजह से गला देता है, वो एसिड ज्यादा हो जाता है बॉडी में, वो सारे ऑर्गन जला देता है और सारा ऑर्गन गल के मुंह के रास्ते सब निकल रहा होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब बॉडी नेचुरली डिकम्पोज होती है ना, नेचुरली जब डिकम्पोज होती है तो जो पशु होते हैं वो तक उस बॉडी के इर्द गिर्द नहीं जाते, इतनी भयानक बदबू आती है। और हम ऐसे शरीर के लिए कितना मेहनत करते हैं किसको अच्छा रखा जाए, जबकि इसका अंजाम क्या होना है? या तो जल जाना है या तो दफना देना है। Isn't it?
बी नेचुरल, प्राकृतिक रहिए भाई। अच्छा, आंशिक में क्या होता था कि पहले बॉडी को ना खुले में छोड़ दिया, पशु पक्षी पार्टी करेंगे पहले तो, ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन में समय लगता है, तब तक पशु पक्षी पार्टी कर लेंगे अपनी, फिर उसको बॉडी को जो बचा उसको दफना देंगे। तो उसमें क्या होगा, बॉडी के कुछ ऑर्गन्स गायब ही मिलेंगे, ठीक है। अब पशु पक्षी पार्टी करेंगे तो अपने अंदाज में पार्टी करेंगे ना वो तो डिकम्पोजिशन से बिल्कुल, नॉर्मल डिकम्पोजिशन से बिल्कुल अलग होगा वो बॉडी। वहां से मालूम चल जाता है चीजों के बारे में कि ये क्या स्थिति है इसकी, ठीक है भाई। ओके, तो ये कुछ चीजें थी सिंधु सभ्यता के बारे में। और कोई पॉइंट जो है अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर कुछ और पॉइंट्स बता दीजिए, कुछ और विशेषताएं चर्चा कर दीजिए, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से ये विभिन्न विशेषताओं में जो है ये दो विशेषताएं, मेलुहा और ये दो बच गए थे। एक चलो और बता देता हूं मैं इसमें आपको कि मम्मी के भी साक्ष्य मिले हैं। अब मम्मी का मतलब ये नहीं कि मम्मी बनाते थे ये लोग मिस्र के साथ व्यापार करते थे। अब चूंकि इजिप्ट के साथ व्यापार करते थे तो वहां पर मम्मी बनाई जाती थी, तो वहां देखी होगी तो अपने यहाँ ट्राई की होगी। आई बात समझ में? ओके, तो ये है सिंधु सभ्यता के बारे में। एक बारी मैं लास्ट पॉइंट बोल देता हूं यहां पर, लास्ट पॉइंट। अच्छा लिखवा दूं? चलो लिख लो भाई, लिखिएगा। मेलुहा वर्ड was used for Indus civilization in मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे लिखिए। कंप्लीट एंड पार्शियल क्रिमेशन वाज प्रेजेंट इन इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में पूर्ण और आंशिक शवाधान उपस्थित था। सिंधु सभ्यता में पूर्ण और आंशिक शवाधान उपस्थित था। कंप्लीट एंड पार्शियल क्रिमेशन वाज प्रेजेंट इन इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में पूर्ण और आंशिक शवाधान उपस्थित था, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लिख लो इसका। R37 ग्रेव यार्ड फाउंड फ्रॉम हड़प्पा से प्राप्त R37 कब्रिस्तान। R37 ग्रेव यार्ड फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। चलिए ये सारे पॉइंट्स तो हम लोगों ने कर लिए कवर। इसके साथ सिंधु सभ्यता भी कवर हो गई। बाकी नोट्स मैं PDF फॉर्मेट में भिजवा दूंगा आप लोगों को, उसकी आप टेंशन मत लो। कौन सी वस्तुएं मुख्य रूप से भिजवाऊंगा, लिस्ट भिजवाऊंगा एक, जिसमें होगा कि कौन सी जगह की खोज किसने की, कहां से क्या मिला, वो लिस्ट में आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा PDF फॉर्मेट में। चलिए भाई, अब जरा अगली सभ्यता को देखते हैं। सिंधु सभ्यता। देखो, सिंधु सभ्यता जो है इसका जो अंत है, एंड जो है इसका, ठीक है, इसका अंत दिखाई पड़ता है 1900 BC के अराउंड की ये अंत की तरफ जा रही थी। अब मैंने बताया था कि इसके खात्मे का सबसे बड़ा कारण क्या था? पर्यावरण अपक्षय। अब अलग अलग इतिहासकार ना कुछ और बातें भी बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहां आग लग गई, कुछ लोग कहते हैं भूकंप आ गया, कुछ लोग कहते हैं सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया, कुछ लोग कहते हैं आर्यों का हमला हो गया। तो वर्तमान में क्या चलता है? वर्तमान में इसके खात्मे का सबसे बड़ा जो कारण चलता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार
समराइज्ड वे में बता रहा हूं, याद रखना, पर्यावरण अपक्षय। एनवायरमेंट डिके सबसे बड़ा कारण आज की डेट में यही चलता है। बाकी साथ में देखने के लिहाज से जो है, मान लीजिए पर्यावरण अपक्षय की बात है, तो अब जंगलों में आग लगना भी तो पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ मसला है। आप देखो ऑस्ट्रेलिया में कितनी भयानक आग लगी थी पीछे यार। भारत में देखिए बारिश का पैटर्न कितना तेजी से बदल रहा है। राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहां पर बच्चों को बताना पड़ता था कि बेटा बारिश होती है, वो देख रहे हैं बारिश कैसी होती है। राजस्थान में बारिश हो रही है, और पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट के इलाके जहां खूब झमाझम बारिश होती थी। नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्य, इस साल की जो रिपोर्ट है आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 24% की बारिश है। आप लोग सोच रहे होंगे सर बाढ़ आ रखी है। बेटा बाढ़ असम के एरिया में है, और उसका एक बड़ा कारण है हिली अपर एरियाज की बारिश। अरुणाचल तरफ, तिब्बत के तरफ की जो बारिश का जो एरिया है, वहां की बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ है। समझे? ये रीजन है वहां पर। भूटान के अंदर बारिश, तीस्ता आती है भूटान के एरिया से होते हुई, और वो फिर खूब सुबनसिरी है, दिहांग है, बूढ़ी दिहांग है, ढेरों नदियां हैं वहां पर ये, और इनकी सबकी ओरिजिन हिली एरियाज के अंदर में है। तो बिकॉज ऑफ दैट निचले इलाकों में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है भयानक वाली, और वो हर साल का चक्कर है। बिहार में देख लीजिए आप, वहां भी ऐसे ही होता है। नेपाल में खूब बारिश होती है, और नेपाल की वजह से जो है यहाँ पर बारिश भले यहाँ कम हो निचले इलाकों में, लेकिन बाढ़ हर साल है। ओके, तो अब ये चीजें हैं, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, मैं इसी को जोड़ने जा रहा था वैदिक के साथ में, कि 1900 बीसी के अराउंड हमें सिंधु सभ्यता के अंदर में जो है खात्मे के, इसके अंत के जो है सिम्टम्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं कि ये खात्मे की तरफ, अंत की तरफ जा रही है। अभी अल्टीमेटली है क्या चीज, लगभग यही वो समय है, करीब 250 साल का फर्क है यहां से, 1500 बीसी, जब भारत के अंदर में आर्यों के आगमन के प्रमाण हमको दिखने शुरू हो जाते हैं। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। अब आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इस पर अलग अलग विद्वानों के बीच मतभेद है। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक साहब की, 23 जुलाई को अभी उनका हैप्पी बर्थडे मनाया हम लोगों ने, तिलक साहब का। तिलक साहब कहते थे कि आर्य रहने वाले थे आर्कटिक के, उत्तरी ध्रुव के पास के थे। दयानंद सरस्वती साहब कहते थे कि जो आर्य थे वो रहने वाले थे तिब्बत के। तिलक साहब का जर्मनी का एक फ्रेंड था, तिलक साहब का फ्रेंड था, जर्मनी का रहने वाला था, मैक्स म्यूलर। भारत में लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं मैक्स म्यूलर का, तो आपको बता दो कि मैक्स म्यूलर वाज गुड फ्रेंड ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तो फिर आप अगर मैक्स म्यूलर के ऊपर डाउट करते हैं तो फिर आप तिलक पर भी डाउट करिए, करिए करिए। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का इतिहास चल रहा है ना, मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार फेसबुक और व्हाट्सएप ने हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे युवाओं की सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर दिया है। जैसे विज्ञापन दिखा करके ना ब्रेन वॉश किया जाता है कि दुकान पर जाओ तो मुंह से निकले कॉम्प्लान, वही फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगातार एक ही तरह की चीजें दिखा करके, भाई आपकी वो जो है डेटा माइनिंग करते हैं ना फेसबुक और व्हाट्सएप, तो उसमें वो आपकी जो है इंटरेस्ट को जान लेते हैं, और उसी इंटरेस्ट के हिसाब से एक ही तरह की न्यूज दिखाएंगे आपको, और फिर आपका ब्रेन वॉश हो ही जाएगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना दिन में आधा घंटे बहुत है, बस आधा घंटे घड़ी देख के, मना नहीं कर रहा मैं, करो लेकिन आधा घंटा, अधिक नहीं, ये तो सोचने समझने की क्षमता ना खत्म हो जाएगी पूरी।
तो तिलक साहब कुछ और कह रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दयानंद जी कह रहे हैं ना जी तिब्बत से आए हैं। मैक्सिम म्यूलर कह रहा था मध्य एशिया से आए हैं। अब कौन सही और कौन गलत? हमारे मोदी जी से पूछो ना तो मोदी जी बोलेंगे ना जी भारत के रहने वाले थे, उत्तराखंड के, लद्दाख के। मोदी जी का अपना अलग ही थ्योरी है। अच्छा भाई चलिए छोड़िए, कौन सच कौन सही, कौन सच कौन झूठ, क्या डिबेट, इन सब पर हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो मैं आप लोगों से अभी के लिए विदा लेता हूं। अपना बहुत ध्यान रखना, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। एक्सरसाइज जरूर करते रहिए, और अगर अनावश्यक रूप से गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन सा कुछ फील हो रहा है, तो विटामिन B12 खाओ और थोड़ा एक्सरसाइज करो, चिल मारो। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।